दुर्लभ माँ जिन वाणी है, दुर्लभ है निज ज्ञान। जो समझी भव दुख नशे, पावे पद निर्वाण। सभी को जय जयंत। आज हम चर्चा करने वाले हैं माँ जिनवाणी की सुरक्षा के विषय में तथा पौनमूर मलई में संचालित जिनवाणी संवर्धन केंद्र किस प्रकार प्राचीन ताड़पत्र और हस्तलिखित जिनवाणियों की सुरक्षा कार्य करता है, इस विषय में हम आज सारी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सभी के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, आजकल के बच्चों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे हाथ में ये शास्त्र है, जिनवाणी है, मंदिर में जो जिनवाणी विराजमान है, कैसे हम माने कि ये वही बात है जो 2000 साल पहले आचार्यों ने लिखी थी। कैसे हम माने कि ये तीर्थंकर भगवान महावीर की ही दिव्य ध्वनि है। कैसे माने कि ये वही सच्ची वाणी है पुरानी। हो सकता है वर्तमान में किसी ने बदल दिया हो। तो इसके लिए आज हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो, ये जो ज्ञान भगवान महावीर का, दिव्य ध्वनि का ज्ञान जो हमारे पास वर्तमान में आया है, ये 4 प्रकार से आया है। कैसे? पहले तो मौखिक रूप से, दूसरा शिलालेखों के माध्यम से, तीसरा ताड़पत्रों के माध्यम से, चौथा हस्तलिखित ग्रंथों के माध्यम से। पहले के समय में क्या होता था, मनुष्य की स्मृति अच्छी थी, आयु अच्छी होती थी, बल अच्छा होता था, स्मृति अच्छी होती थी, तो गुरु जब हमें सिखाते थे वो उसी समय हमें याद हो जाया करता था। तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में जो ज्ञान आया, उसका असंख्यातवां भाग उनके मुख्य गणधर गौतम स्वामी ने ग्रहण किया। फिर गौतम स्वामी ने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिया, उसका असंख्यातवां भाग उनके शिष्यों ने ग्रहण किया। ऑलरेडी तो इस तरह जिनवाणी कम होती गई। फिर इसी जिनवाणी को शिलालेखों पर भी लिखा गया ताकि ये सुरक्षित रहे, लोग पढ़ सकें। लेकिन समस्या ये है कि शिलालेख पे यदि किसी को शास्त्र पढ़ना है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, उसको लेके नहीं आ सकते। अब मनुष्य की स्मृति धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि अवसर पड़ी काल है। ऐसे में धरसेन आचार्य को विकल्प आता है कि इस तरह तो जिनवाणी विलुप्त हो जाएगी, लोगों को याद ही नहीं रहता अब, इसलिए जिनवाणी को लिपिबद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। अब धरसेन आचार्य को विकल्प आया है तो उस विकल्प की पूर्ति भी हुई। आप सबने शुद्ध पंचमी की कथा सुनी होगी कि किस प्रकार से पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य धरसेन आचार्य के पास पहुँचे, उनकी परीक्षा ली गई और उन्हें षट खंडागम का उपदेश भी धरसेन आचार्य ने दिया। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन इस प्रथम श्रुत स्कंद षट खंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई, जिसके कारण से उस दिन से शुद्ध पंचमी महापर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये षटखंडागम ग्रंथ जो पुष्पबली भूतबल आचार्य ने ताड़पत्रों पर लिखा, वो ताड़पत्र उन्हें कहाँ से मिले? वो ताड़पत्र होते क्या है ये ताड़पत्र, कैसे लिखे जाते हैं इन पर शास्त्र, इसके विषय में हम बात करते हैं। देखो, पाम ट्री इंग्लिश में बोलते हैं पाम ट्री, हिंदी में ताड़ वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। इसके सूखे पत्ते होते हैं जिनको इंग्लिश में पाम लीव्स बोलते हैं। इस प्रकार के सूखे पत्ते होते हैं, है ना। किंतु जब ये पत्ते वृक्ष पर से गिरते हैं तब ये बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं देते। उस समय उन पत्रों को उठा करके कोई लिखने का प्रयास करे तो लिखा ही नहीं जा सकता। तो क्या होता होगा, वहाँ के श्रावक लोग उन सूखे पत्तों को घर ले जा करके उबाल करके एक प्रोसेस करके पहले लिखने योग्य बनाते हैं। उसके बाद उसकी अलग अलग साइज में कटिंग कर लेते हैं। वो उस समय बिक्री भी होती थी इन पत्रों की। जैसे आज अलग अलग साइज में आप देखोगे मार्केट में 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का रजिस्टर कॉपी वगैरह मिलते हैं। ऐसे उस समय ताड़पत्र बिका करते थे। केवल जैन धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों के शास्त्र भी ताड़पत्रों में मिलते हैं। अब होता क्या होगा, मुनिराज तो खरीदने जाते नहीं है, तो होता ये था कि जब कभी जंगल में मुनिराज पधारे तो श्रावक स्वयं
कुछ ताड़पत्र और लिखने के लिए सुई जैसा एकदम नुकीला ऐसा पदार्थ, कुछ इस तरह का, एग्जैक्ट क्या है वो नहीं कह सकते, कुछ इस तरह का नुकीला पदार्थ और साथ में ताड़पत्र, प्लेन ताड़पत्र वे जाकर के विनय पूर्वक मुनिराजों को देते थे और मुनिराज उन ताड़पत्रों पर इस प्रकार से अंकित करके, कार्विंग करके लिखा करते थे। और केवल एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से लिखा करते थे। इस पे दोनों तरफ लिखा जाता है। देखो ये प्लेन पत्र है और ये लिखा हुआ पत्र है, किंतु इस लिखे हुए पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। अभी देखो बहुत पास से अगर लाए तो दिखाई दे रहा होगा। तो ये लिखा हुआ पत्र है। अब लिखने के बाद ये आप इसको हाथ लगाओगे ना पत्र को तो खुरदरा खुरदरा रहेगा। दोनों तरफ से लिखा गया है और एक तरफ से लिखने पर दूसरी तरफ छेद नहीं हुआ, कार्विंग की है उसमें, उसी तरह से लिखा गया है कि दूसरी तरफ छेद भी ना हो और आ भी जाए। अब उसमें जो एक लिखा जाता है, चूंकि कार्विंग की जाती है तो खुदाई जैसा हो जाता है ना, तो उसमें कोयले या काजल की स्याही भर दी जाती है श्रावकों के द्वारा घर ले जा करके। तो इस तरह से ये अक्षर बाकायदा बारीक बारीक दिखाई देने लगते हैं। ये ग्रंथम लिपि है। ग्रंथम लिपि में लिखे गए शास्त्र हैं। हमारे तमिलनाडु में अधिकतर शास्त्र ग्रंथम लिपि में मिलते हैं। कर्नाटक में हले कन्नड़ लिपि में शास्त्र मिलते हैं। मैं आपको लिपि और भाषा का भी अर्थ समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो कुछ लोगों को लगता होगा ये तो पढ़ करके तमिल है, ये तो तमिल भाषा है, हमारे समझ के बाहर है, लेकिन तमिल नहीं है। इसमें प्राकृत और संस्कृत ही है भाषा, बस लिपि ग्रंथम है। जैसे हमारे हिंदी वालों के हाथ में जो हिंदी में समयसार है, अब भाषा तो हिंदी है लेकिन उसकी लिपि देवनागरी होती है ना। अब उसमें जो प्राकृत की गाथा है वो भाषा प्राकृत है, संस्कृत की टीका संस्कृत है और हिंदी में जो लिखा है वो हिंदी भाषा है, लेकिन लिपि तीनों की देवनागरी है ना। प्राकृत की गाथा जब आप पढ़ोगे वंदितो सब सिद्धे तो वो देवनागरी लिपि है, भाषा प्राकृत है। ऐसे ही इसमें ये लिपि तो ग्रंथम है लेकिन भाषा प्राकृत ही है, पढ़ने में वही आएगा वंदितो सब सिद्धे। जैसे इंग्लिश में अपन कभी कभी व्हाट्सएप पे किसी को कोई गाथा लिख करके मैसेज करो, इंग्लिश में लिखा तो VANDITU वंदितु, अपन ने ऐसा लिखा। अब क्या है, लिपि तो इंग्लिश वाली है लेकिन भाषा वंदितु माने प्राकृत। वंदना लिखा जाए इंग्लिश में तो वंदना माने हिंदी और लिपि माने इंग्लिश। इस तरीके से इसको समझना चाहिए, भाषा और लिपि का अंतर है। तो तमिलनाडु में जो ग्रंथ मिलते हैं वो ग्रंथम लिपि में मिलते हैं, कर्नाटक में हले कन्नड़ लिपि में मिलते हैं, इधर अपने हिंदी प्रांत में प्राचीन नागरी लिपि में मिलते हैं। तो इस तरह से लिपि और भाषा वही प्राकृत संस्कृत में मिलते हैं, है ना। अब आप विचार करो, सोचो, आज से 2000 साल पहले कुंदकुंद आचार्य ने समयसार ग्रंथ लिखा। अब उन्होंने तो ग्रंथ लिख करके किसी श्रावक को दे दिया वहां, लेकिन वो ग्रंथ हमारे पास तक सुरक्षित कैसे रहा? 2000 साल बहुत बड़ी बात होती है। हम 200 साल कोई चीज सुरक्षित रख ले बहुत बड़ी बात है, 2000 साल तो होता ही था। देखो एक ग्रंथ यदि रखा हो तो वो खराब हो सकता है, हवा पानी से खराब हो सकता है। उस समय लाइट नहीं थी, वो मोमबत्ती वगैरह जलाते होंगे, चिमनी वगैरह जलाते होंगे, अग्नि ने पकड़ लिया तो ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या होता था, इसकी सुरक्षा के लिए श्रावक स्वयं दूसरे पत्रों पर वर्ड टू वर्ड लिख करके, अक्षरशः लिख करके उसकी कॉपी बना देते थे। अब 1 से 2 हो गए, वो और कॉपी बनाते थे, 2 से 3 हो गए और कॉपी बनाई, 3 से 4 हो गए। अब वो क्या करते थे, एक किसी दूसरे गांव के जिन मंदिर में एक कॉपी विराजमान कराए, किसी दूसरे गांव के जिन मंदिर में एक कॉपी विराजमान कराए, वहां के श्रावक फिर उसकी कॉपी बनाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रतिलिपियां बन जाती थी उसकी। क्या बन जाती थी? प्रतिलिपियां। ठीक है। अब आप सोचो ऐसे प्रतिलिपि बनती गई, जैसे कोई खराब हो रहा हो पत्र तो दूसरी प्रतिलिपि किसी श्रावक ने बना दी, है ना। अच्छा, इसके नुकसान के और कारण होते थे। इन पत्रों में दीमक लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं समय के साथ में, छोटे छोटे बारीक सूक्ष्म जीव हो जाते हैं। तो उससे सुरक्षा के लिए श्रावक लोगों ने एक और तोड़ निकाला था, प्राकृतिक अर्क, प्राकृतिक तेल, लौंग, नीम, अरंडी और लेमन ग्रास का ऑयल, इसको चारों को आवश्यकता अनुसार मिक्स करके कि उस पत्र के लिए कौन से ऑयल की कितनी आवश्यकता है, उसको मिक्स करके एक अर्क तैयार करते थे और इन पत्रों पर उसका दोनों तरफ लेपन करते थे, जिससे इन पत्रों में दीमक नहीं लगती थी, कीड़े नहीं लगते थे, खराब नहीं होते थे। तो इस तरह से ये ग्रंथ सुरक्षित रहे। अब आप सोचो 2000 साल पहले लिखा कुंदकुंद आचार्य का समयसार ग्रंथ 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य को कैसे मिला होगा।
तो इस तरह से प्रतिलिपियां बनते 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 कभी किसी जंगल में आचार्य अमृतचंद्र पधारे होंगे और उस गांव में रहने वाला श्रावक, उसके घर में परंपरा से वो ग्रंथ आया होगा, उसने जंगल में पधारे आचार्य मुनिराज को वो ग्रंथ भेंट में दिया होगा और मुनिराज ने उस पर आत्मख्याति टीका लिखी होगी। उस आत्मख्याति टीका के साथ वो प्रभाचंद्र आचार्य को मिला होगा, उन्होंने उस पर समयसार प्रकाश टीका लिखी। जयसेन आचार्य को मिला होगा, उन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। ऐसे करके ग्रंथ आगे पहुंचते गए। अब चूंकि अभी तक तो बात चल रही थी ताड़पत्र ग्रंथ की, इसके बाद यही शास्त्र की वाणी पहुंची हस्तलिखित ग्रंथों में। क्योंकि ताड़पत्रों पे लिखना बहुत कठिन होता है, हमने लिखने का प्रयास किया थोड़ा सा इस सुई जैसे पदार्थ से, तो एक तत्वार सूत्र का मंगलाचरण लिखने में पूरा 1 घंटा लग गया, नमोकार मंत्र लिखने में 1 घंटा लग गया। अब इसमें गर्दन दर्द होने लगती है, उंगलियां दर्द होने लगती है, पीठ अकड़ने लगती है, बहुत तकलीफ होती है। जंगल में आचार्य मुनिराजों ने कैसे लिखे वो ही समझ सकते हैं, हाथों में से रक्त बहने लगता है। आपने कई बार देखा होगा जब हम बीएड वगैरह के एग्जाम देते हैं, बड़े बड़े इसमें कॉपियां भरनी पड़ती हैं बहुत सारी, तो लिखते तो पेपर में लेकिन हाथ नीले पड़ जाते हैं। ऐसे पत्रों में लिखते हुए कहीं ना कहीं ये सुई जैसे पदार्थ चुभता होगा तो हाथ में से रक्त आदि भी बहता होगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अनुमान लगा रहे हैं। तो कितनी तकलीफों से ये ग्रंथ रहे और सुरक्षित किए गए। बीच बीच में मुगलों ने आक्रमण किया, शंकराचार्य आदि ने आक्रमण किया, शास्त्रों की होलियां खेली। उस समय लोगों ने बलिदान दे करके प्राणों की परवाह न करते हुए भी हमारे शास्त्रों की रक्षा की थी। और इस तरह से ये जिनवाणी यहाँ तक पहुंची। इसके बाद में चूंकि ताड़पत्रों पर लिखना इतना कठिन होता है, तो जब पेपर का आविष्कार हुआ, कागज का जब आविष्कार हुआ, तो इन्हीं जो अब तक प्रतिलिपियां ताड़पत्रों पर ही श्रावक लोग लिखते आ रहे थे, वो अब पेपर पर लिखना प्रारंभ हो गया। तथा जो विद्वान पेपर आविष्कार के पश्चात हुए, जैसे टोडरमल जी, बनारसी दास जी, दौलत राम जी, इन्होंने लिखा मोक्षमान प्रकाशक, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, नाटक समयसार, छह डाला, तो इन्होंने पेपर पर ही डायरेक्ट अपनी पुस्तक को लिखा और वो हमारे पास उनकी हाथ की लिखी हस्तलिखित प्रतियां भी अभी वर्तमान में मिलती हैं। तो अब पेपर तक आ गए ग्रंथ। अब जब कंप्यूटर, पेपर पर भी चूंकि अब लिखा, किसी को पढ़ना हो, किसी को घर ले जाना हो, तो उसे पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा शुरू से एंड तक, इस तरह उसकी प्रतिलिपि बनेगी, है ना। अब देखो, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, प्रिंटर का आविष्कार हुआ, तब पहली बार ये ग्रंथ छपना शुरू हो गए। अब एक साथ, अब आपको एक एक प्रति बनाने की जरूरत नहीं है, एक साथ अब आप 1,000 प्रति निकाल सकते हैं। किंतु पेपर भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाने वाला है ना। अब ऐसे में उद्भव होता है जिनवाणी संवर्धन केंद्र पौन्नूरमलई का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूंकि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ गांव-गांव में प्राचीन मंदिर है, लगभग 1500-2000 साल पुराने मंदिर है, और गांव-गांव में ऐसे प्राचीन ताड़पत्र और हस्तलिखित जिनवाणी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जम्बू कुमार जी शास्त्री की मदद से, एक पास में शांता जी ब्रह्मचारी, उनकी मदद से और काफ़ी लोगों के सहयोग से हम गांव-गांव जाते हैं, उनसे विनय पूर्वक शास्त्र हमें देने के लिए निवेदन करते हैं और उनसे शास्त्र ला करके, हमारे यहाँ कंप्यूटर है, स्कैनर है, सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे हम एक एक शास्त्र के एक एक पत्ते को बड़ी बारीकी से चेक करते हैं, मयूर पिच्ची से उसको सुरक्षित करते हैं ताकि छोटे छोटे जीवों की भी हिंसा ना हो। हाई रिजोल्यूशन में उनको स्कैन करते हैं, दोनों तरफ से स्कैन करते हैं, और उसके बाद लौंग, नीम, अरंडी, लेमन ग्रास के ऑयल से इन पत्रों को हम प्रिजर्व भी करते हैं, संरक्षित करते हैं ताकि इसमें दीमक कीड़े ना लगे, तथा लाल कलर के नए वस्त्र खरीद करके उसे उन वस्त्रों में सुरक्षित रख करके जिस गांव से ग्रंथ लाए थे उस गांव में वापस जाकर के उनको सुरक्षित रूप से दे करके आते हैं। ये कार्य हम जिनवाणी संवर्धन केंद्र पौन्नूर द्वारा करते हैं। ये कार्य केवल इतना नहीं है, इससे ज़्यादा बहुत है। अभी जिस जिस गांव से हम ग्रंथ लाते हैं उनको तो पता भी नहीं है उन ग्रंथों में है क्या, कौन सा ग्रंथ है, किन आचार्य का लिखा है। यहाँ हमें विद्वान मिले, ग्रंथम लिपि के जानकार विद्वान जम्बू कुमार जी शास्त्री, हले कन्नड़ लिपि के जानकार विद्वान प्रोफेसर एन सुरेश कुमार जी, हम उनको यहाँ विनय पूर्वक बुलाते हैं, एक एक पत्ता हम दिखाते हैं, एक एक ग्रंथ दिखाते हैं,
उस ग्रंथ में क्या मैटर है, कौन सा ग्रंथ है, कौन से आचार्य के द्वारा लिखा है, कौन से टीकाकार है, कौन लिपिकार है, कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, जितनी भी जानकारी हमें उस ग्रंथ में मिलती है वो सब हम अपने पास एक रजिस्टर में नोट करते हैं, कंप्यूटर में एक्सेल फाइल रेडी करते हैं, लेबल्स बनाते हैं तथा ग्रंथ के साथ लिख करके कि ये कौन, जिस गांव से ग्रंथ आया है, कौन सा ग्रंथ है, किस आचार्य का लिखा हुआ है, इसमें पत्र कितने हैं, भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है, ये सारी जानकारी हम एक लेबल में लिख करके उस गांव में ग्रंथ के साथ में उनको वो लेबल भी देते हैं और एक लिस्ट भी रेडी करके देते हैं कि आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं और कौन कौन से आचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथ आपके पास आपके गांव में है। ये सारी चीजें हमने तैयार करके अपनी संस्था की ओर से देते हैं। अब इस सारा डेटा का हम क्या करते हैं कि हम चूंकि हाई रेजोल्यूशन इमेज में स्कैन करते हैं, उसके बाद उन इमेजेस को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद श्री कुलकुंद काहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई में एक वीतराग ई लाइब्रेरी वेबसाइट वहां से तैयार की गई है। उस वेबसाइट पर हम ये सारा ताड़पत्र और हस्तलिखित जिनवाणी का पीडीएफ डाटा अपलोड करते हैं। अब तक कम से कम 4 लाख पत्र अर्थात 8000 शास्त्रों का कार्य हो चुका है। 8000 ताड़पत्र और हस्तलिखित ग्रंथ तथा 4 लाख पत्र देखा जाए तो 4 लाख से ज्यादा पत्रों का कार्य अब तक हो चुका है, जिसमें स्कैनिंग और प्रिजर्वेशन दोनों कार्य हो चुके हैं। अब इसका प्रयोजन क्या है? जैसा मैंने शुरू में बताया था कि प्रश्न हो सकता है किसी भी बच्चे को कि कैसे माने हम कि ये वही जिनवाणी है जो 2000 साल पहले लिखी गई। तो जब हम ये मिलान करके देखते हैं विद्वानों के साथ में बैठ करके कि आज जो समयसार हम पढ़ते हैं वही की वही सेम टू सेम इससे पहले हस्तलिखित ग्रंथों में था। हस्तलिखित ग्रंथों के पहले जो ताड़पत्र हमें मिलते हैं, ताड़पत्रों में भी अक्षरशः वैसा का वैसा मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि आज से 700-800 साल पुराने ताड़पत्र में जो वंदित्व शब्द सिद्धे ध्रुव मचल मणोभम गदिम पद्य लिखा हुआ है गाथा, वैसी की वैसी गाथा आज प्रकाशित पुस्तक में और जो हमारे टैबलेट में डिस्प्लेस पुस्तक में आ रहा है सेम टू सेम वही की वही। इससे सिद्ध होता है कि हमारी जिनवाणी वही है। केवल इतना नहीं, सिद्ध चक्र विधान का मांडला, मान स्तंभ विद मेजरमेंट, नंदीश्वर द्वीप, जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, ये सारी चीजें हमें ताड़पत्रों में देखने को मिलती है। अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल, ये सब ताड़पत्रों में हमें मिलते हैं। 16 स्वप्न मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। पंच कल्याणकों की पेंटिंग मिलते हैं हमें ताड़पत्रों में, आप हस्तलिखित ग्रंथों में मिलते हैं। आप कल्पना करो हमारे जैन दर्शन में जो भी चीजें होती है, विधि विधान, पूजा, पंच कल्याण, सब कुछ आज की परंपरा नहीं है। 1000 साल 2000 साल पुरानी परंपराएं हैं जो ताड़पत्र और हस्तलिखित ग्रंथों के माध्यम से विद्वानों को पता चलती रही और विद्वानों ने हम तक पहुंचाई है। और आज प्रकाशित ग्रंथों में भी वही की वही हमें लिखा हुआ मिलता है, कुछ भी मन से बनाया हुआ नहीं। इस प्रकार से यहाँ ग्रंथों की सुरक्षा होती है। और चूंकि ताड़पत्र ग्रंथ कुछ ही समय सुरक्षित रहते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ भी और पेपर भी, किंतु जो आज हमने स्कैन किया है, जो पीडीएफ के रूप में शास्त्र आपको वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, वीतराग वाणी वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारे पीडीएफ शास्त्र मिल जाएंगे और वीतराग ई लाइब्रेरी वेबसाइट्स पर भी बहुत सारे पीडीएफ शास्त्र हैं तथा ताड़पत्र और हस्तलिखित ग्रंथों को भी आप पीडीएफ शास्त्र के रूप में वीतराग ई लाइब्रेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी हमने वेबसाइट पर अपलोड की है और ये सॉफ्ट कॉपी हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगी इंटरनेट के माध्यम से। आज से 1000 साल बाद भी लोग इन शास्त्रों को वैसा का वैसा देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। यही हमारी भावना है, हमारे ट्रस्ट की भावना है कि पंचम काल के अंत तक ये जिनवाणी जैसी 2000 साल पहले लिखना शुरू हुई थी वैसी की वैसी पंचम काल के अंत तक सुरक्षित पहुंचे और विद्वान लोग इसे पढ़ें, समझें तथा आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से ये ताड़पत्र ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथों का सुरक्षा कार्य चल रहा है, जिनवाणी का सुरक्षा कार्य चल रहा है। हम तो सभी से निवेदन करते हैं, यदि आपके यहाँ भी कुछ ताड़पत्र ग्रंथ हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं या प्राचीन जिनवाणियाँ हैं तो आप हमारे यहाँ भेजें। हम उन्हें सुरक्षित करके एकदम अच्छे व्यवस्थित करके सुरक्षित करके आपको आपके ग्रंथ भी वापस करेंगे और हमारे पास जो हम स्कैन करके सॉफ्ट डाटा रहेगा वो भी हम आपको एक पेन ड्राइव में देंगे। इसके अलावा यदि आपके यहाँ ग्रंथ रखने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है,
तो भी आप अपने हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथों को हमें दे सकते हैं। हम यहाँ उन ग्रंथों का अपनी माता की तरह ख्याल रखेंगे। ऐसी हमारी ट्रस्ट की भावना है। कुंज श्री कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई एवं आचार्य कुंद कुंद जैन संस्कृति सेंटर पौनुरमलय इस पूरे कार्य को कर रहा है और श्री विजय भाई शाह एवं उनकी पूरी टीम इस कार्य में भावपूर्ण रूप से संलग्न है और ये कार्य जितना हो सके हम लोग करते रहें और माँ चिन्वाणी की सेवा करते रहें, यही हमारी भावना है। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।